नमस्कार, उत्तराखंड खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशंस के 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पर्यावरणीय संतुलन, सतत विकास और आजीविका के क्षेत्र में ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। धामी सरकार स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर विशेष जोर दे रही है। सस्टेनेबल टूरिज्म, ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट रेजिलियंस को नीति निर्माण की मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है ताकि विकास और प्रकृति में संतुलन बना रहे। की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके निरंतर सहयोग से हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड में सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के साथ साथ सतत विकास की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, साथ ही पति और पत्नी दोनों को पेंशन देने का निर्णय लेना हो, सभी पेंशन योजनाओं में त्रैमासिक के स्थान पर मासिक भुगतान करना हो, पेंशन योजनाओं को ऑनलाइन करना हो, अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क प्रदान करना हो, या फिर प्रदेश के दिव्यांग कार्मिकों का वाहन भत्ता बढ़ाना हो। हम अपने प्रत्येक निर्णय द्वारा प्रदेश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार ने वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी संकल्पता के साथ प्रतिबद्ध होकर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि राज्य में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखते हुए सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस दिशा में हाल ही में हमारी सरकार ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन को सुनिश्चित करने हेतु त्रिस्तंभीय एवं 9 सूत्री नीति की शुरुआत की है, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण पहल है। हमने गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता, जन्म के समय लिंगानुपात, स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास, वित्तीय समावेशन और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, सौर ऊर्जा क्रांति अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन और मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। मेरा मानना है कि हमें उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करना होगा, क्योंकि पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य हमारा नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश में उस इंडेक्स में पहले स्थान पर आया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड पर्यावरणीय रूप से एक संवेदनशील राज्य है। अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने इस साल जो हमको एक बड़ी चुनौती आपदा के रूप में, जिसका हमने पिछले 2-3 महीने से लगातार जिसका सामना किया है और पूरे राज्य के अंदर उसके कारण से एक बड़ा नुकसान हुआ। धराली से 5 अगस्त से शुरू हुई ये आपदा पूरे राज्य के अंदर हर एक जनपद में बड़ी भीषण तबाही लेकर आई। हमारे राज्य में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन जैसी अनेक चुनौतियां हैं, जहां पर हमें बहुत प्रभावी तरीके से काम करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि एआई के माध्यम से इन सभी क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। हमें एआई संसाधनों को तेजी से अपनाकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि हमारी सरकार ने सामाजिक विकास के क्षेत्र में सामूहिक प्रयासों को और सशक्त बनाने के लिए टाटा ट्रस्ट, नेस्कॉम और बागवानी फाउंडेशन के साथ 3 महत्वपूर्ण समझौते भी किए हैं, जहां एक और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से राज्य में जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में समग्र और सतत विकास को सशक्त किया जा रहा है। वहीं नेस्कॉम और बागवानी फाउंडेशन के
सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, पाइथन, जनरेटिव एआई, कौशल विकास एवं स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में युवाओं को आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। हमारे इन सभी नवाचारों का ये प्रयास है कि उत्तराखंड को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए। मेरा मानना है प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य के प्रत्येक नागरिक को सामूहिक विचार रखते हैं, जो उनकी दूरदृष्टि है, विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का एक सपना हम साकार कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन 3 दिवसीय अधिवेशन से जो प्राप्त विभिन्न विचार हमारे इस संकल्प को और साकार करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और आप सभी के सहयोग और सहभागिता से हम उत्तराखंड को भी देश का जो अग्रणी राज्य बनाने में अवश्य सफल होंगे। आप सबकी शुभकामनाएं इसी विश्वास के साथ। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामलों में के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी कड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। इसी के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने हरिद्वार में मेडिकल स्टोर्स पर औचक छापेमारी की। औषधि निरीक्षक अनीता भारती के नेतृत्व में दर्जनों कफ सिरप के नमूने जब्त किए गए और राज्य औषधि विश्लेषणशाला भेजे गए। विभाग ने मेडिकल स्टोर संचालकों को चेतावनी दी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को डॉक्टर की सलाह के बिना कफ सिरप नहीं बेची जाएगी। हमारे द्वारा जो है पूरे ज़िले में जो है लगातार जो है सैम्पलिंग की जा रही है। अभी तक मेरे द्वारा 40 सैंपल्स कलेक्ट करके जो है जांच के लिए लिए गए हैं और जिसमें आज हमारे द्वारा जो है मेट्रो हॉस्पिटल से 5 सैंपल लिए गए हैं और 10 सैंपल रुड़की क्षेत्र से लिए गए हैं, जिसमें से 7 सैंपल विनय विशाल एंड 3 सैंपल एरन हॉस्पिटल से लिए गए हैं। ऐसा है कि जितने भी जो सैंपल होते हैं, जो कफ सिरप्स होते हैं, उसमें 2 टाइप के होते हैं, सॉल्वेंट बेस्ड और शुगर बेस्ड। तो कुछ जो सॉल्वेंट से जिनमें यूज होता है उनमें इम्प्योरिटीज होने की वजह से डीजी, पीजी, डीजी और सॉर्बिटॉल्स वगैरह यूज होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको सही तरीके से टेस्टिंग नहीं करते हैं और उसको मार्केट में दे देते हैं, तो ये ही जो है जानलेवा हो सकता है। तो मेरे द्वारा जो है अन्य इसके अतिरिक्त जो है हॉस्पिटलों को भी चेक किया गया और जहाँ पर भले ही मुझे कफ सिरप हालांकि नहीं मिले हैं और फिर हमें जो सैंपल लेने होते हैं उसमें जो है पूरी एक सफिशिएंट क्वांटिटी चाहिए होती है। कुछ मेरे द्वारा अन्य ऐसे जहाँ पर सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं मिल पाई है तो वहाँ पर हमारे द्वारा सर्विलेंस सैंपल लिए गए हैं, जिनको भी जो है टेस्ट कराया जाएगा। और डॉक्टर्स को भी ये ज़रूर देखना होगा कि जो डोज है, जो सैंपल्स बड़ों के लिए, एडल्ट के लिए है, वो बच्चों को नहीं देना होगा, क्योंकि ये जो घटना हुई है यहाँ पे जो दवाई पिलाई गई थी वो 4 साल से बच्चे नीचे के बच्चों को नहीं देनी थी, जो कि 4 साल से ऊपर के बच्चों को ही दी जा सकती थी। उसके द्वारा ये जो गलती हुई है वो किसी के द्वारा ना दोहराई जाए। जितने भी सैंपल हमारे द्वारा लिए गए हैं उनका स्टॉक भी हमारे द्वारा जो है फ्रीज किया गया है। स्टॉक की वो नहीं बेचेंगे वो सब दवाइयाँ। और अगर कोई सैंपल फेल होता है तो उसमें हमारे द्वारा कंप्लेंट केस डाला जाता है और अगर कहीं पर जो है कोई जो है स्पूरियस मामला या बहुत गलत तरीके से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दवाई का होता है तो उसमें अन्य एक्शन भी लिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे द्वारा जो है लगातार जो है ड्रग इंस्पेक्टर लक्सर क्षेत्र में भी उसके द्वारा सैम्पलिंग की गई। लक्सर क्षेत्र से भी जो है वहाँ पर भी विजिट किया गया, हरिद्वार में भी हो रहा है और रुड़की में भी हो रहा है। लगातार जो है पिछले 4-5 दिनों में लगभग 40 सैंपल। जिलाधिकारी संविन बंसल के निर्देश पर दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी के अस्थायी लाइसेंस से जुड़ी अहम बैठक ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी प्रशासन जय भारत सिंह ने की। इसमें जिले के व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रशासन ने दिवाली को देखते हुए पटाखा बिक्री को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं। सार्वजनिक रास्तों और आंतरिक सड़कों पर पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित की गई है। एडीएम जय भारत सिंह ने व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए संबंधित विभागों को नियमानुसार लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए।
कि जो व्यापारी हैं उनसे अपेक्षा है, उनसे अनुरोध है कि जो क्योंकि पटाखा विस्फोटक पदार्थ की श्रेणी में आता है और कई पटाखे काफ़ी पावरफुल भी होते हैं, तो वो सावधानी बरतें और जो निर्देश दिए जाएँगे, जो फायर डिपार्टमेंट के निर्देश होंगे, जो पुलिस के निर्देश होंगे और जो पटाखा निर्गत करने वाले हमारे सिटी मजिस्ट्रेट आरएसटीएम्स हैं, उनके जो उसमें निर्देश होंगे उनका पालन वो सुनिश्चित करें। और चूँकि ये महीना पूरा त्योहार का है, मैं जिला प्रशासन की ओर से सभी को बधाई देता हूँ कि वो अ, सावधानी पूर्वक और जो हमारा धार्मिक कृत्य हैं, उनके आलोक में खुशीपूर्वक बनाएँ, सबको सहयोग लें और जब भी अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है कि जिसमें प्रशासन को सूचना देना आवश्यक है, तो तत्काल सूचना दे दी जाए, ताकि यदि कोई इंसिडेंट की संभावना बनती है, तो उसको पहले ही उस पर कार्रवाई की जा सके। और ये भी अनुरोध रहेगा चूँकि इस समय बाज़ारों में काफ़ी भीड़-भाड़ हो गई है, जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो अपना सामान सड़क पर ना लेकर आएँ, ताकि यदि आवश्यकता पड़े तो एम्बुलेंस और जो फायर टेंडर का व्हीकल है, उसको आने-जाने में कोई परेशानी का सामना ना हो। धन्यवाद। राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ को रजत जयंती के रूप में मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवत्त की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में बैठक आयोजित की गई। सीडीओ ने कहा कि रजत जयंती राज्य की गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है और इसे भव्यता के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पेंटिंग, निबंध, खेल, रोजगार मेले और हेल्थ कैंप जैसे आयोजन होंगे। साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा और कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस के संबंध में हमने एक प्राथमिक बैठक ली है और जैसा आपको पता है कि इस बार हमारा राज्य का 25वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तो इसी उपलक्ष्य में जो हमें शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं, उस संबंध में सभी विभागों के साथ में एक प्राथमिक बैठक यहाँ पे ली गई और विभागों के द्वारा इस वर्ष इस उत्सव को कैसे मनाया जाना है इसके बारे में विचार विमर्श किया गया। और जैसा कि शासन से निर्देश भी मिले हैं कि इस रजत जयंती वर्ष को भव्य तरीके से मनाया जाए, तो उसी तरह से हम लोग इसको मनाएंगे और सभी विभागों को उसी प्रकार से निर्देश आज जारी किए गए हैं। हाँ, सभी ब्लॉक्स और तहसील्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो इस प्रोग्राम को भव्य तरीके से वहाँ पे मनाएं और जो हमारी आम जनता है उसको अधिक से अधिक जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लाभ देने के संबंध में जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई है उनका लाभ आम जनता तक जरूर पहुँचे। सभी जो हमारे जितने भी राज्य आंदोलनकारी हैं हमारे जनपद में, क्योंकि उनके प्रयासों से, उनके बलिदान से राज्य प्राप्त हुआ है, तो उनको आमंत्रित सभी जगहों पे किया जाएगा। इसके अलावा हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, इनको उसमें इस कार्यक्रम में सादर हम लोग आमंत्रित करेंगे और उनका हरिद्वार के ग्राम मुंडलाना ब्लॉक नारसन में डेंगू बुखार के फैलने और 2 संभावित बुखार से मौतों की सूचना के बाद राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण टीम ने गांव का दौरा किया। मृतकों के परिजनों से जानकारी ली गई, लेकिन कोई चिकित्सकीय रिपोर्ट नहीं मिली। टीम ने 60 घरों का निरीक्षण कर 112 सामग्रियों की जांच की, जिनमें 6 में लार्वा पाया गया और 6 लोगों में बुखार की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य कैंप में 106 लोगों की जांच और 58 सैंपल लिए गए। थर्मल फॉगिंग कराई गई और डेंगू जागरूकता अभियान के तहत पैम्फलेट व पोस्टर वितरण किया गया। काशीपुर में बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था द्वारा नवंबर में आयोजित होने वाले 31 कन्याओं के सामूहिक विवाह की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में महापौर दीपक बाली को संस्था का संरक्षक नियुक्त किया गया। जसपुर खुर्द स्थित कार्यालय पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। संस्था के अध्यक्ष आनंद कुमार ने महापौर के मार्गदर्शन में संस्था को लाभ मिलने की उम्मीद जताई। महापौर दीपक बाली ने स्वर्गीय बाबूराम जी की समाज सेवा को याद करते हुए कहा कि गरीब कन्याओं की शादी कराना उनकी परंपरा का सम्मान है। 2015 से अब तक संस्था ने करीब 150 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया है। देखिए, वरिष्ठ हमारे जो बड़े आदरणीय रहे हैं स्वर्गीय बाबूराम जी, जो आज हमारे मध्य में मौजूद नहीं है, वो एक समाज सेवी के रूप में उन्होंने समाज में बहुत सारे कार्यों को किया। इस सेवा संस्था की, बाल सुंदरी सेवा संस्था की जो शुरुआत थी
वो उन्हीं के द्वारा 2015 में की गई थी, जो इस समय इसके अध्यक्ष बाल सुंदरी पर्ण सेवा संस्था के अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हुए, और उनके स्वर्गीय बाबूराम जी के बड़े पुत्र एडवोकेट आनंद कुमार जी हैं, जो इस संस्था के इस समय अध्यक्ष हैं, और वो अपने पिता के शुरू किए गए उस पुण्य कार्य को लगातार सभी के सहयोग से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि आज स्वर्गीय बाबूराम जी की आत्मा स्वर्ग में निवास करती होगी, वो अपने उस कार्य को उनके पुत्र के द्वारा समाज के बेहतर लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ाए जाने पर कहीं ना कहीं उनके मन को भी शांति मिलती होगी। तो ऐसे समाज सेवी के नाम पर बनी हुई या उनके द्वारा बनाई गई संस्था के साथ जुड़ना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। मैं सबसे पहले तो माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। और आज इस संस्था एक बहुत बड़ा आयोजन जो 1 नवंबर को करने जा रही है, 31 कन्याओं का विवाह, उसके लिए हम लोग एक इसमें बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानते हैं कि हम माननीय श्री नगर निगम महापौर जी दीपक बाली जी को हम अपना इस कमेटी में एक संरक्षक के रूप में दायित्व देने जा रहे हैं, एक मुख्य सलाहकार के रूप में, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हमारे जो इस कमेटी को एक बहुत ही अच्छा एक संरक्षक के रूप में माननीय श्री दीपक बाली जी को दायित्व हम लोग दे रहे हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में हम आगे फिर इस कार्य को करते रहेंगे। भगवानपुर की निलंबित ब्लॉक प्रमुख करुणा करणवाल को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि करुणा करणवाल के निलंबन के बाद उनके ताऊ और भाजपा नेता देशराज करणवाल नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन होकर सिर्फ राजनीतिक भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घोटाले सचिवालय से लेकर पंचायत तक उजागर हो चुके हैं। ऐसा ही एक मामला आया है भगवानपुर से, जहां ब्लॉक प्रमुख करुणा करणवाल चुनी गई, लेकिन सारा कामकाज करुणा करणवाल की जगह पर देख रहे थे उसके ताऊ देशराज करणवाल। ऐसे में ये बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो करती है, मंचों से महिला सशक्तिकरण की बात तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन महिलाओं समझा जाता है और परिवार के पुरुष सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। वहीं इस मामले को उजागर हुए काफी समय हो गया है, वीडियो फुटेज अवेलेबल है, लेकिन आज 4 साल बीत जाने के बाद भी देशराज करणवाल पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि करुणा करणवाल को निलंबित कर दिया गया। हम मांग करते हैं कि देशराज करणवाल पर सख्त से सख्त कार्रवाई, आपराधिक मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए, जांच बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो, ताकि इस तरह के प्रकरणों की पुनरावृत्ति ना हो, जो एक लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए मखौल बन जाए। पंचायत में स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था, उसी की बदौलत आज पूरे देश में पंचायतों में महिलाएं अग्रणी भूमिका में देखने को मिल रही हैं। लेकिन भगवानपुर का ये जो मामला है, करुणा करणवाल ब्लॉक प्रमुख चुनी जाती हैं, लेकिन सारा कामकाज और सारी शिकायतों के जवाब देने से लेकर उसकी कुर्सी पर बैठने से लेकर तमाम काम जो हैं वो उसके ताऊ देशराज करणवाल कर रहे थे, और 1-2 महीने से नहीं, पिछले 4 साल से कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला है और सत्ता का दुरुपयोग है, भाजपा के चरित्र का आईना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो जो भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम कर रही है। और प्रकरण, जिस प्रकरण की वो बात करें भगवानपुर ब्लॉक की, उसको लेकर के जो मामला सामने आया है उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई है, और ये भी भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार में संभव है, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, किसी भी दल का हो, बिना किसी भेदभाव के
अगर कार्रवाई करने का काम कोई करता है तो मुख्यमंत्री धामी जी की सरकार करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है, उनके पास किसी प्रकार के कोई मुद्दे नहीं हैं और वो बौखलाहट में है। जिस तरह से नगर निकाय के चुनाव में और पंचायत के चुनाव में और हरिद्वार में विशेष रूप से जिस तरह से पंचायत चुनाव में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, उस कारण कांग्रेस पार्टी के लोग बौखलाहट में हैं और 2027 का चुनाव नज़दीक आते देख कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रदेश के अंदर अनेकों षड्यंत्र रच रहे हैं। वो किसी न किसी प्रकार से प्रदेश की छवि, प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य का चौमुखी विकास हो रहा है। उत्तराखंड राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की ओर अग्रसर है और डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड के कोने कोने का विकास हो रहा है। इस कारण वो बौखलाहट में है और 2027 में अपनी स्थिति और खराब होने की उनको आशंका लग रही है। उत्तराखंड खास में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।